जेफरी एप्स्टीन, जराइम का बेताज बादशाह, 1953 ब्रुकलिन में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है। कॉलेज से ड्रॉप आउट होते ही इसने अमीर लोगों की दुनिया में शामिल होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। At top universities. Columbia's admission that fundraising overlapped with enrollment decisions has ignited a national debate about whether prestige institutions can truly insulate themselves. ये शुरू से ही कहा जाता था कि एप्स्टीन जहानत का मालिक है, जिसके बायस इसने डाल्टन स्कूल में मैथ्स के टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया, मगर अमीर होने के जुनून और लालच ने इसे उस्तादी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर आता है 1970 के स्कूल में एक रोज़ एप्स्टीन की मुलाकात एलन ग्रीनबर्ग से हुई, जो कि इसके शागिर्द का बाप था और एक इन्वेस्टमेंट बैंक का सीईओ था, जिसने इसको बाद में वॉल स्ट्रीट में नौकरी दिलवाई। 1972 के करीब इसने दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात का टैक्स स्ट्रक्चर संभालना शुरू किया, पावर ब्रोकर से मुलाकातें भी की और इसके साथ साथ इसको इलीट फिक्सर भी कहा जाने लगा। 1981 में ताकत के लालच में इसने उस कंपनी को हैदराबाद कहा जिसमें इस पर खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम आयद किया गया, मगर बाद साबित ना हो सका, जिसके बाद ये जेफरी एप्स्टीन एंड को कंपनी का आगाज़ करता है। मगर हैरान कुन बात नाजरीन ये थी कि $25,000 लेने के बावजूद इसने अपनी कंपनी का सोचा, जो कि ये साफ आया करता है कि ये शख्स अमीर होने के साथ साथ ताकत भी चाहता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साइंसदानों और प्रोफेसर्स को फंड देने के बायस इसका बिलियनियर नेटवर्क जो है नाजरीन फैलता चला गया, जिसके बायस इसने खुद को फिलैंथ्रोपिक फाइनेंशियर के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। 1991 में एक एलीट पार्टी में एप्स्टीन की मुलाकात गिलेन मैक्सवेल से होती है और नाज़रीन यही वो लम्हा था कि जब एप्स्टीन की ज़िंदगी में ख़तरनाक मोड़ आया। गिलेन मैक्सवेल चूँकि शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और इसके यूरोपी अरब पतियों के साथ ताल्लुकात भी थे, जिसके बायस इसने एप्स्टीन को आलमी अशराफिया और लंदन सोसाइटी तक रसाई दिलाई। मुबैना तौर पर तो यहाँ वीआईपी गेस्ट आते थे, मगर राज फाश होने पर एप्स्टीन और गिलेन का मकरूह चेहरा खुलकर सामने आया। अमेरिका के कवानीन से दूर $8 मिलियन का ये आइलैंड बज़ाहिर तो छुट्टियां मनाने की गर्ज से ख़रीदा गया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह ख़वातीन को हिरासा करने का अड्डा बनता चला गया। It just went like this, and it was like a nod of approval. Ghislaine got me quickly into like, here's the lotions, here's the oils, we're gonna each take half of his body so you can follow my instructions. It just looked like a legitimate massage. और फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में घंटी बजती है। साल है 2005। फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में वालिदैन अपनी 14 साला बेटी की गुमशुदगी की इतला देते हैं। मसाज के नाम पर गिलेन मैक्सवेल इसे एप्स्टीन के घर बुलाती है, मगर वहां पहुंचने पर इसे जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है और इसको डराया धमकाया जाता है। यूं जब पाम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो 30 लड़कियों के नाम सामने आते हैं, जिन्हें पैसा, नौकरी और मॉडलिंग के ख्वाब दिखाकर एप्स्टीन के घर बुलाया जाता है। Outside perspective, you understand the grooming involved and what transpired in that room, paying her heftily for the work that had been done, making it seem like it was appropriate what had transpired, and then inviting her back again. The shame was immediate. साल है 2005। फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में वालिदैन अपनी 14 साला बेटी की गुमशुदगी की इतला देते हैं। मसाज के नाम पर गिलेन मैक्सवेल इसे एप्स्टीन के घर बुलाती है, मगर वहां पहुंचने पर इसे जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है और इसको डराया धमकाया जाता है। यूं जब पाम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो 30 लड़कियों के नाम सामने आते हैं, जिन्हें पैसा, नौकरी और मॉडलिंग के ख्वाब दिखाकर एप्स्टीन के घर बुलाया जाता है। इस चेन का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब एक लड़की को मसाज की आड़ में $300 का झांसा दिया जाता है और फिर उसे ये कहा जाता है कि अगर तुम अपनी दोस्त को भी लाओगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। और फिर वो कमसन लड़की अपनी क्लास फेलोज, फ्रेंड्स और मोहल्ले की लड़कियों को भी
एप्स्टीन के घर ले आती है। नाजरीन, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट पिरामिड, यानी कि एक लड़की 2 लड़कियां लाती और वो 2 लड़कियां 4 लड़कियां लेकर आती, जिससे एक नेटवर्क बनता चला गया। कुछ मुतासरा लड़कियों का कहना है कि इन्हें प्राइवेट रूम्स में ले जाया जाता, वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद होते और स्टाफ जो है वो बाहर खड़ा रहता था। 2008 में ये केस फेडरल सतह तक पहुंच गया और फिर एफबीआई ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। एफबीआई के मुताबिक एप्स्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स का केस बन सकता था, जिसकी सजा उम्र कैद हो सकती थी। लेकिन 2008 में ही फ्लोरिडा के फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एप्स्टीन के वकला के साथ खुफिया प्ली डील की, जिसे बाद में स्वीट हार्ट डील कहा जाने लगा। इस डील के तहत फेडरल चार्जेस को खत्म कर दिया गया, एप्स्टीन के दीगर साथियों को माफ कर दिया गया। और हैरान कुन बात नाज़रीन ये है कि जॉर्ज बुश की दौरे हुकूमत में ये सब कुछ होता रहा और वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। 2008 में डील के तहत एप्स्टीन को सिर्फ 18 माह की सज़ा सुनाई जाती है, जो कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लुत्फ हासिल करने वाली चीज़ थी, क्योंकि उसे वर्क रिलीज़ भी मिल गया, यानी कि दिन में वो 12 घंटे जेल से बाहर रह सकता था। और दिलचस्प बात सुनिए कि एप्स्टीन सिर्फ और सिर्फ सोने की गर्ज से जेल आया करता था और ठीक 13 माह बाद उसे रिहा कर दिया गया। सबसे बड़ा तनाज़ा ये था कि इस स्वीट हार्ट डील के हवाले से मुतासरीन को आगाह ही न किया गया, जिसके बायस विक्टिम्स राइट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। मुबस्सिरीन और माहिरीन का कहना है कि अगर जेफरी एप्स्टीन को वफाकी सतह पर चार्ज कर दिया जाता तो ये नेटवर्क वहीं पर ख़त्म हो जाता। और उस स्वीट हार्ट डील के बाद वही हुआ जिसका डर था। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट यानी लोलिता एक्सप्रेस से दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात, अरबपति, शाही ख़ानदान और सियासतदानों ने उसके आइलैंड पर आना शुरू कर दिया। एफबीआई ने इस प्राइवेट जेट की फ़्लाइट लॉग्स की जब तफ्तीश की तो दुनिया के बड़े नाम सामने आए। सबसे पहले नाम आता है प्रिंस एंड्रयू, जो कि बरतानवी शाही ख़ानदान के रुकन हैं और मलिका एलिज़ाबेथ दोम के बेटे हैं। वर्जीनिया गिफरे, जो कि एक मुतासरा खातून हैं, वो कहती हैं कि जब वो 14 साल की थी तो गिलेन मैक्सवेल ने उन्हें उस खुफिया जजीरे पर एप्स्टीन से मिलवाया और फिर सन 2000 में प्रिंस एंड्रयू से भी मिलवाया, जिस मुलाकात में इन्होंने इसको 3 मरतबा रेप किया। कुछ अरसे बाद नाज़रीन, जब वर्जीनिया, गिलेन और प्रिंस एंड्रयू की एक तस्वीर वायरल हुई तो इन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। और मुलाहजा फरमाइए कि 2019 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए प्रिंस एंड्रयू ने ये कहा कि जिस दिन का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है उस रोज़ मैं पिज़्ज़ा एक्सप्रेस पर पिज़्ज़ा खा रहा था। I can absolutely categorically tell you it never happened. इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है उस रोज़ मैं पिज़्ज़ा एक्सप्रेस पर पिज़्ज़ा खा रहा था। मगर 2021 में जब वर्जीनिया गिफरे ने प्रिंस एंड्रयू पर केस दायर किया तो इसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हुए वर्जीनिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि अप्रैल 2025 में वर्जीनिया ने इस सब के बावजूद खुदकुशी कर ली, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में प्रिंस एंड्रयू के भाई ने इनको सरकारी ओहदों से हटा दिया और इनसे तमाम फौजी एजाज़ात छीन लिए। दूसरा बड़ा नाम सुन लीजिए, दुनिया को वैक्सीन्स देने वाले बिल गेट्स 2011 में एप्स्टीन से मुलाकात करते हैं। नाजरीन, 2008 का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद बिल गेट्स 2011 से 2014 के दरमियान जेफरी एप्स्टीन से मुताद्दिद मुलाकातें करते हैं। जब इस हवाले से बिल गेट्स से दरियाफ्त किया जाने लगा तो बिल गेट्स की टीम का ये कहना था कि ये मुलाकात फंड रेजिंग के लिए की गई ताकि अवामी खिदमत को फ़रोग दिया जा सके। मगर बिल गेट्स ने जिस फाउंडेशन को वो फंड्स दिए उसने ये इंकशाफ किया कि जेफरी एप्स्टीन ने कभी भी वो फंड्स फ्राहम नहीं किए। 2021 में बिल गेट्स ने इन मुलाकातों को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया और कहा कि वो एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड से हरगिज़ वाकिफ नहीं थे। In 2011, so over a period of 3 years, I had a number of dinners with him. The focus was always, he knew a lot of very rich people, and he was saying he could get them to give money to global health. You know, in retrospect, that was a dead end, and I
said many times, but I'll say again, I was foolish to spend time with him. I was one of many people who regret ever knowing him. करार दिया और कहा कि वो एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड से हरगिज वाकिफ नहीं थे। तीसरा बड़ा नाम जरा मुलाजा फरमाइए कि सन 2000 में बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन को मुलाकात की दावत दी, जिसके बाद दोनों की मुलाकात एक तकरीब में हुई। बिल क्लिंटन उस वक्त मुतनाज़े बने जब लॉलिता एक्सप्रेस के फ्लाइट लॉग्स में इनका नाम मुतअद्दिद बार सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर अफ्रीका और यूरोप के दौरे किए, मगर जाहिर ये किया गया कि ये दौरे इंसानी खिदमत के लिए थे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने से इनकार किया और कहा कि वो वहाँ कभी भी नहीं गए, मगर वर्जीनिया गुफ्रे ने यह राज फाश किया कि उन्होंने बिल क्लिंटन को एप्स्टीन के माहौल में देखा था। क्लिंटन ने इस सारे मामले से इनकार तो कर दिया, मगर फ्लाइट लॉग्स और कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स ने सारा पोल खोल कर रख दिया। She saw you on the island with Jeffrey Epstein shared with us. Yes, but the book came out more recently. Did she say that in the book? One of the survivors claims that you flew in a helicopter with Ghislaine Maxwell to the island. Mr. President, is this true? No. 1990 में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की एलीट सोशल सर्कल्स में नजर आते थे और इसके साथ साथ पाम बीच की पार्टियों में कई बार इन्होंने शिरकत भी की। सन 2000 में दोनों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई और सन 2002 में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये एतराफ़ किया कि जेफरी एप्स्टीन को खूबसूरत ख़वातीन पसंद हैं, जिनमें कई कम उम्र भी हो सकती हैं। इस बयान ने एप्स्टीन की हकीकत को तो खोला ही, मगर डोनाल्ड ट्रंप के राज को भी फाश कर दिया कि वो ये सब कुछ जानता था। इसके बावजूद इसने एप्स्टीन से ताल्लुक़ रखा। जून 2025 में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जब इख्तलाफ चल रहा था तो एलन मस्क ने ये कहा, टाइम टू ड्रॉप रियली बिग बॉम्ब। मगर यहाँ आयरनी देखिए नाजरीन कि जब एप्स्टीन फाइल्स 2026 में रिलीज़ की जाती हैं तो इसमें एलन मस्क का नाम भी सामने आ जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक 2012 से 2013 के दरमियान 16 ईमेल्स की जाती हैं, जिसमें एक ईमेल में नवंबर 2012 को एलन मस्क जेफरी एप्स्टीन से पूछते हैं कि क्या वो उनके आइलैंड पर आ सकते हैं। एलन मस्क ने लिखा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। ये थी नाजरीन दुनिया की वो तमाम बड़ी शख्सियत जो आज अपने चेहरे पर जाली नकाब ओढ़े हुए हैं। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन को 10 अगस्त 2019 में FBI गिरफ्तार करके मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर भेजती है, मगर एक रात वो वहाँ मुर्दा पाया जाता है। अनगी की बात यह है नाजरीन कि उस रात उसके सेल के बाहर मौजूद 2 CCTV कैमरास बंद थे। MCC के तीनों गार्ड रात 12 से सुबह 6 बजे तक सोए रहे। मामूल के मुताबिक हर कैदी को 30 मिनट बाद चेक करना होता है, मगर उस रात ऐसा कुछ भी न किया गया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था। जेल पुलिस के मुताबिक जब कोई कैदी सुसाइड वार्ड से उतरता है तो उसको एक सेल मेट के साथ रखा जाता है ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके, मगर सेल नंबर 9 साउथ MCC की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन ने गला घोट कर सुसाइड किया। नाजरीन, इसकी क्राइम पार्टनर आज भी टेक्सास के एक जेल में मौजूद है और वो अपनी 20 साल की सज़ा काट रही है।